Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Build your concepts and increase your score. So स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लास 11 का हमारा जो आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टॉपिक से हर साल हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल या डिफाइन सम प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स के नेम गिवन होंगे, आपने उन प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और उनकी क्या क्या डेफिनेशन है और उनकी क्या मीनिंग है। ये सब हम क्या करेंगे, इस वीडियो पे देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज इन अकाउंटिंग। मीन्स जो हमारा बिजनेस होगा और जो बिजनेस का ओनर है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सेपरेट ट्रीट करेंगे। अब सेपरेट ट्रीट करने का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे बिजनेस के खर्चे होंगे और बिजनेस के ओनर के जो पर्सनल खर्चे होंगे, दोनों को हमने अलग अलग करना है। ठीक है, यानी अगर बिजनेस अपने घर के खर्चों को मिले या फिर अपने बिजनेस के पैसों से अपना कुछ पर्सनल खर्चा कर रहा है, तो हम उसको बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी हमने लिखा है कि बिजनेस का जो ओनर है वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है फॉर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस को एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे और उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जब भी कोई ओनर या फिर हम कह सकते हैं बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेंगे, तो उसे हम ये भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब ही यही होता है कि जो बिजनेस है उसने रुपए या फिर हो सकता है गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, गुड्स भी विड्रॉ करेगा, पर वो क्या होंगे, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए। और जब पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो हम उसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम उसे कहते हैं, इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग हम उसको दोनों को सेपरेट ट्रीट करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म पे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इसको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हीं क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी पैसों पे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को हम मनी के टर्म पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे कि जैसे आपने 10,000 का फर्नीचर लिखा, आप परचेज़ किया, आपने 10,000 का फर्नीचर आपने सेल किया, तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। यानी इसको हम मनी के टर्म पे काउंट कर पा रहे हैं कि 10,000 का फर्नीचर है। सैलरी पेमेंट, आपने सैलरी का पेमेंट किया तो ये भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ से हमसे कैश जा रहा है और कितना कैश जा रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉय का हॉनेस्ट होना। अब एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, या एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है अपने फर्म के रिगार्डिंग, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम किसी की ऑनेस्टी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि 50% ऑनेस्ट है, 20% ऑनेस्ट है, तो इसलिए ऐसे टर्म्स को, ऐसी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी क्रेडिटर्स को या कोई आपका जो बिजनेस ओनर है किसी अदर पर्सन को क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उसे पैसे दे दूंगा, या आपको कोई क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तो प्रॉमिस की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती बिजनेस के रिगार्डिंग। यानी यहाँ पे प्रॉमिस करने का मतलब कोई पैसों का लेन देन नहीं हो रहा। तो जिस ट्रांजेक्शन में पैसों का लेन देन होगा उसी ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यही हमसे बोलता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि मनी के रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन होगी तो आप उसे रिकॉर्ड करो, वरना उसे आप रिकॉर्ड मत करो। अब थर्ड प्रिंसिपल हमसे बोलता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमसे ये बोलता है कि जो भी आपने बिजनेस ओपन कर रखा है या जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हो, तो आप उसे अज्यूम करो कि जो आपका बिजनेस है लंबे समय तक मार्केट पे टिका रहेगा, या यूं कह सकते हो कि लंबे समय तक मार्केट में वो चलेगा आपका। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमसे बात करें तो अकाउंटिंग ये मानकर चलती है कि बिजनेस
फ्यूचर में भी चलता रहेगा। यानी आपका फ्यूचर में यानी 5 ईयर बाद, 10 ईयर बाद, 15 ईयर बाद, 20 ईयर बाद, तो इस तरीके से हम फ्यूचर के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम हमारा बिजनेस फ्यूचर में भी जैसे आज चल रहा है वैसे ही चलेगा या फिर उससे बढ़िया चलेगा। एग्जाम्पल, मशीन को अगर हम 1 लाख का परचेज करते हैं, खरीदी गई है, तो उसे हम तुरंत एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसे हम खर्चा नहीं मान रहे हैं, उसे हम मांग रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट, कि हमने जो मशीन परचेज कर रखी है उसे हम लॉन्ग टर्म में हमें उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उससे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो बाकी उससे हम बाद में क्या करेंगे, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। बट अगर आपने 1 लाख की मशीनरी परचेज कर रखी तो उसे हम एक्सपेंसेस नहीं मान रहे, उसे हम क्या मान रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हमसे ये बोलता है कि जब भी आप किसी एसेट्स को परचेज करते हो, उसको आप हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हो या रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी या कोई भी एसेट्स खरीदा, मान लो सपोज करो आपने 3 लाख का कोई एसेट्स खरीदा, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद तो उस एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। लैंड होगा तो इंक्रीज होगा, आपकी अगर बिल्डिंग है तो वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन डिक्रीज भी हो सकती है अगर आपकी बिल्डिंग की कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि वैल्यू 3 लाख से 6 लाख हो गई है, लेकिन बुक में यानी बैलेंस शीट में अभी भी हम उसको कितना शो कर रहे हैं, 3 लाख की शो करते हैं। ठीक है, और ये शो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है, अकाउंटिंग चलती है किसके अकॉर्डिंग चलती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है। यानी हम 3 लाख को 6 लाख कन्वर्ट नहीं कर देंगे अनटिल अनलेस, जब तक हम बिज़नेस को क्या ना करें, हम रिवाइज ना करें, यानी बिज़नेस की जो बैलेंस शीट है उसको हम रिवाइज ना करें। तो रिवाइज कब करते हैं, उसके लिए कंडीशंस आती हैं, वो धीरे धीरे हम बाद में आते रहेंगे कि कब हम उसकी न्यू वैल्यू को या न्यू वैल्यू को हम मार्केट में या फिर हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। तो ये बोलता है हमसे कॉस्ट प्रिंसिपल, या यूँ कहें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपके पास ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको अकाउंटिंग में भी आके जाके पता चलेगा कि अकाउंटिंग में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? डेबिट और क्रेडिट होती हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे कि आपके, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे आप 5000 का परचेज़ कर रहे हो, अगर आपने परचेज़ किया, या 5000 का आपने क्या किया, सेल किया, आप कुछ भी करो, तो आपके ट्रांजैक्शन पे ड्यूअल इफेक्ट पड़ेगा। परचेज़ कर रहे हो, जैसे हमने फर्नीचर परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ करे या गुड्स परचेज़ करे, तो गुड्स हमारे 5000 से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएंगे। और जो मेरा कैश है वो 5000 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी ड्यूअल इफेक्ट पड़ गया हमारा, कि डेबिट हो गया हमारा, गुड्स आया हमारे पास तो डेबिट हो गया, परचेज़ कर दिया हमने। क्रेडिट हो गया क्योंकि हमसे कैश चला गया, तो हमसे क्या हो जाएगा, कैश भी चला गया हमसे। तो 2 ट्रांजेक्शन हो गई, यानी एक चीज़ डेबिट हो रही है तो एक चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। और डेबिट क्रेडिट की जो अमाउंट होती है वो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा आपकी इक्वल रहेगी। तो इसीलिए जो हमारी बिजनेस चलता है या हमारा जो अकाउंटिंग चलती है वो ड्यूअल एक्सपेक्ट चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, गुड्स परचेज फॉर कैश 5000, गुड्स परचेज करोगे तो क्या होंगे, गुड्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यूअल इफेक्ट यहाँ पे आपके पड़ गए, यानी एक चीज़ से अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरे से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपके टोटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यही बोलता है हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। तो इस वीडियो पे हम यहाँ पे 5 प्रिंसिपल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल को कंप्लीट करेंगे। अगर हम एक साथ करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी बन जाएगी और बोरिंग हो जाएगी, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ईजी वे पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आ सकें। तब को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।